निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे एनालाइज करते हैं? अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर, चार्ट के ऊपर अलग अलग चीजें देख के। मैं आज आपको बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा इस चीज का, ठीक है? चलो, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले मैं इसका वीकली चार्ट देखूंगा। मैं विदाउट किसी इंडिकेटर के अभी इसका चार्ट देखूंगा सबसे पहले। सारी मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर दो सर। ओके, सॉरी। मैं आपको एक गुर देने लगा हूं आज, बड़े ध्यान से समझना। अभी जो ये लाइनें मारी हुई हैं इनको इग्नोर कर देना, ये तो मैंने पहले कुछ एनालिसिस किया था, उस वजह से ये लाइंस लगी हुई हैं, जैसे ये रेड लाइन है। अब ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि निफ्टी पहले चैनल में चल रही थी, फिर निफ्टी ने 20,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के 26,000 तक गई विदाउट एनी मेजर करेक्शन। ये मेजर करेक्शन जो आई है निफ्टी के अंदर, ये पिछले समझ लो 1.5 साल के बाद आई है। 2023 में करेक्शन आई थी पहले 3 महीनों में। तो ये एक सॉर्ट ऑफ वैसी करेक्शन है अभी, जो पिछले दिनों में चली है। अब इस करेक्शन में जो ये वीकली, ये 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते की करेक्शन थी, 7 वीक्स की। 8th वीक में हमने जब स्टांस बुलिश किया था, एक ही बात हम बोलते थे कि 23,300, 23,300, 23,300, 23,300 से बाउंस आना चाहिए। याद है आपको? पहले हम 26,000 पे हाँ बेचने जी। को बोलते थे, फिर 23,300 पे हमने बोला कि जो 23,300 के आसपास एक बार टेम्परेरी बॉटम जरूर बनेगा। अब यहां से बाउंस आया। बाउंस कैसे आया? यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसकी रिकवरी थी, ये देखो नीचे टेल लंबी है। कैंडल को समझो पहले। फिर ये जो क्लोज आया, पिछले वीकली ओपनिंग से नीचे था, लेकिन बुलिश स्टैंस था। और मैं इसको 1 साल का कर देता हूँ चार्ट। अगले हफ्ते, मतलब ये जो हफ्ता शुरू हुआ है मंडे को, आज वेडनेसडे है, तो इस मंडे को गैप अप खुली मार्केट। और जहां पे गैप अप खुली, बाजार एक सीमित दायरे के अंदर, आप समझ लो 300 पॉइंट की रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। तीसरा दिन हो गया आज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। नीचे 24,125 है, और हाई 24,350 है, ठीक है? इसका कारण क्या है? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका कारण क्या है। मैं ऑप्शन चेन आपको यहीं पे दिखा दूं। हाँ जी। वेबसाइट नहीं खोलता, यहीं पे दिखा देता हूँ उसी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इस ऑप्शन चेन के अंदर देखो, 28 नवंबर की एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी लिखी हुई है। आप एनएससी की वेबसाइट पे देखोगे तो भी आपको यही कुछ दिखेगा। अब इसके अंदर ऑप्शन, एक सेकेंड, इस ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है? इस ऑप्शन चेन का डेटा बोल रहा है कि 24,300 के ऊपर 75 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और 65 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 75 लाख कॉल का। 24,400 के ऊपर 50 लाख के आसपास कॉल ऑप्शन खड़ी है। 24,500 के ऊपर 1 करोड़ कॉल ऑप्शन खड़ी है, 98,50,000, ठीक है? पुट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो 24,200 के ऊपर है 70 लाख, और 24,100 के ऊपर है 45 लाख, 24,000 के ऊपर है, अभी इसके अंदर है नहीं, अगर मैं कंप्लीट देखनी हो जिसको 24,000 कर देता हूँ मैं, चलो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। 24,000 के ऊपर भी है तकरीबन 1 करोड़, 95 लाख। तो मोटा मोटा जो रेंज है, 24,000 से नीचे नहीं है, और 24,500 के ऊपर नहीं है। ये रेंज अपने को इसी हफ्ते मंडे को क्लियर थी भी, ये होगा रेदर छोटी रेंज अगर मैं बोलूं, तो ऊपर 24,350 और नीचे 24,100, दिमाग में यही रेंज थी। अगर आपने ऑप्शन चेन देखनी हो, वैसे सबसे सबसे ऑथेंटिक सोर्स है NSindia.com। मैं आगे भी वो यूज करता होता हूँ, अभी तो मैंने आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन का। देखो ये ना बड़ा डिस्प्यूटेड टॉपिक है। कुछ लोग तो आज भी ऑप्शन चेन को यूज करते हैं काम करने के लिए, लेकिन कुछ लोग इस एनालिसिस को यूजलेस बताते हैं। वो कहते हैं जी ओपन इंटरेस्ट तो 5 मिनट में चेंज हो जाता है, अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कॉलें कट देंगी, अगर सेलिंग आ गई तो पुट ऑप्शंस कट जाएंगी, ठीक है?
लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको भी रेंज वही दिखेगी। और क्या समझ के आ रहा है, अभी मैं आपको समझाऊं, दिखाता हूँ और भी चीजें दिखाऊंगा। एक्सपायरी कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। 24,200 के ऊपर पुट राइटिंग है ज्यादा, 24,300 के ऊपर कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग थोड़ी सी कम है, थोड़ा ही डिफरेंस है। 24,400 और 24,500 के ऊपर थोड़ी ज्यादा पुट राइटिंग है। आप ये डेटा समझ रहे हो, ये ओपन इंटरेस्ट, ये तो समझ रहे हो आप। हाँ जी हाँ सर। जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक बार ऑप्शन चेन को कर दो बंद, और चार्ट पे आ जाओ। अभी आपने ये वीकली चार्ट देख लिया। अभी आपको एक दायरा समझ आ गया कि ये दायरा है मेरे पास अभी 28 नवंबर तक। 28 नवंबर तो कल ही है वैसे। और आगे क्या बोल रहा है ये चार्ट, आगे बोल रहा है एक बार बाउंस आया है। अब मैं इसका जरा डेली कैंडल देखता हूँ। अब डेली कैंडल में क्या हो रहा है ध्यान से देखना। सेलिंग बनी हुई थी, ये चैनल ड्रॉ किया हुआ था मैंने। इस चैनल को ड्रॉ किए हुए शायद ये बहुत एक महीना हो गया। ये एक महीना हो गया मेरे को ये चैनल ड्रॉ की। अब ये क्या हुआ, इस चैनल को तोड़ के निफ्टी ऊपर आ गई। ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना के देखूंगा। अब ये चीज मैंने आपको सिखाई नहीं है, ये भी एक स्टडी है जो मैं काफी यूज करता हूँ। इस स्टडी के मुताबिक निफ्टी, अब ये ध्यान से देखना मेरी बात, जो निफ्टी का फॉल था 26,300 से लेके 23,300 तक का, इस फॉल का, इसमें रेशियोज होती हैं फिबोनाची में। 38.2%, 0.381% होता है, 0.381, 0.61, उसके बाद 707, 786, 886, ये रिट्रेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो चलो इनकी इंपॉर्टेंस होती है। अब इसके अंदर 38.2% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे आके निफ्टी अटक रही है। मतलब यहाँ पे जो एकदम से आगे तेजी कंटिन्यू हुई ना हुई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रिट्रेसमेंट हुई इस फॉल की, और यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार इस जगह पे। क्या अब ये ऊपर जाएगा बाजार या नीचे जाएगा, अभी मैं कंक्लूड करना सिखाऊंगा। अभी आपको समझना सारी बात को कैसे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने लगा हूं। ये रेजिस्टेंस आ गया है, क्या इसका मतलब ये है कि यहां से बाजार नीचे गिरेगा? नहीं, अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। क्या इसका मतलब ये है कि यहां से ये तोड़ के ऊपर निकलेगा? नहीं, अभी नहीं पहुंचे। अगर यहां से ऊपर निकलेगा तो ये कहां तक जा सकता है, जो 61% का रिट्रेसमेंट लेवल है 25,100 का है। अगर रिट्रेसमेंट, अगर बाजार को वापस भी गिरना है तो भी 25,100 तक जा सकता है। 24,750 भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 3 दिनों के लिए रुक गया तो मार्केट गिरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसको टाइम फ्रेम को देखो, ये डेली कैंडल स्टिक है। अभी मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना। मैं इसके अंदर मैं एक चीज यूज करता हूं, ये है, ये देखो ये क्या है। ये जो 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये सुपर ट्रेंड लाइंस हैं। ये ST1 है, ये ST2 है, ST3 है। मैं इसकी अभी बहुत ज्यादा आपको डिटेल, अभी यहाँ पे सम टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसलिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, मेरी प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजी है, तीनों सुपर ट्रेंड लाइंस को यूज करके कैसे मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ। ठीक है, ये मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, आज समय वेस्ट होगा आपका। इसके हिसाब से भी निफ्टी अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी है। अगर मैं इस स्टडी को फॉलो करूं तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाता हूं और फिर देखता हूं मूविंग एवरेजेस की क्या स्टोरी है। मूविंग एवरेजेस की स्टोरी ये है कि मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे और उसके बाद मार्केट गिरती रही नीचे, इसने 5 वेव डिक्लाइन, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि ये जो पिछले 2 महीनों में मार्केट गिरी है, ये इम्पल्स वेव लग रही है मेरे को। मतलब मार्केट के अंदर अब बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद करना, मेरे को लगता है बेवकूफी होगी शायद। मेरी बात ध्यान से सुनना। इलियट वेव थ्योरी है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा। मेरे को ये इम्पल्स नजर आ रही है, 5 वेव्स नजर आ रही हैं ये। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि जो इलियट वेव है दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये देखने वाले की नजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है। अब ये जो रिट्रेसमेंट है, अगर ये लार्जर वेव की वेव 1 है, तो ये रिट्रेसमेंट 61% तो इसके लिए कॉमन बात है यहां तक जाना। वेव 1 के बाद वेव 2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट 61.8% तो होना कॉमन बात है। कई बार
सारी की सारी वेव भी ये रिवर्स कर जाती है फर्स्ट फॉल के बाद। अगर बाजार ने अगला एक साल 2025 का साल मंदे वाला साल होना है, अगर बियर मार्केट शुरू होनी है, तो भी रिट्रेसमेंट बड़ी ज्यादा हो सकती है। मैं ये समझा रहा हूँ आपको अभी। अभी बिल्कुल, अभी आपने ये चीज, क्योंकि ये चीजें सीखी नहीं है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में है, फिबोनाची भी, इलियट वेव भी, तो इसलिए आप इसको अभी अप्रिशिएट नहीं करोगे इस चीज को। जब मैं सिखा दूंगा तब आप ज्यादा बढ़िया तरीके से समझोगे। तो 25 से 100 तक ये जा सकती है। अब मैं मूविंग एवरेज इसको देखो, निफ्टी के जो लेवल है वो 7 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 दिनों के ऊपर है। लेकिन 50 दिनों की मूविंग एवरेज 24,400 पे है। 24,400 के ऊपर भी रेजिस्टेंस है इसका मतलब। ठीक है। अब ये 24,400 और 24,500 का दायरा जब तोड़ दिया, एक मूविंग एवरेज में और यूज करता हूं, मैं वो भी आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं। इसी में चेंज कर देता हूं इसको। 63, 63 की मूविंग एवरेज भी 24,400 है। ठीक है। अब जैसे ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, निफ्टी 24,400, 24,500 इस रेंज को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, उसके बाद बाजार के अंदर ठहराव आ जाएगा और शेयर चलने शुरू हो जाएंगे। अभी शेयर नहीं चल रहे, मैं शेयरों के चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है। तो अभी 200 पॉइंट, जो अगले 200 पॉइंट है, अभी निफ्टी 24,274 पे है। तो जो अगले 200 पॉइंट हैं, ये बड़े मुशक्कत वाले 200 पॉइंट हैं। बाजार को जोर लगाना पड़ेगा ये 200 पॉइंट पार करने के लिए। 3 दिनों से बाजार जोर लगा रहा है, अभी हो सकता है 3 दिन और भी लग जाए। हो सकता है कल का दिन लगे, कल का दिन तो नहीं पार होगा, कल तो 24,500 के ऊपर नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से 24,500 के नीचे ही रहेगा। रैदर जो एक्सपायरी है 24,300, 24,300 के आसपास ही होगी। बाकी सुबह देखेंगे, चलते बाजार में पता लगता है, मार्केट बंद होने के बाद नहीं पता लगता कि क्या बन रही है स्थिति। क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडर का काम है। अभी मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? मैं कौन सा भगवान हूँ? विष्णु भगवान हूँ, कृष्ण भगवान हूँ, जो पहले बता दे क्या होने वाला है? तो मार्केट कल चलेगी तो अभी सोचना, देखना पड़ेगा कि डेटा क्या बोल रहा है। पर एज ऑफ नाउ दिमाग ये कह रहा है कि 24,300 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। अब अगले जो दिन है, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, कौन सी 200 पॉइंट की रेंज? ये इस रेंज के अंदर ही बाजार रहने की उम्मीद है। 400 पॉइंट, 24,100 नीचे और ऊपर 24,500। और जैसे ही 24,500 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, तो क्या होगा? फिर मार्केट स्टेबल हो जाएगी, स्टॉक्स चलने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं इसका आर्ली चार्ट देख लो। आर्ली चार्ट में अब एक स्टडी है मैंने लगाई हुई है। आर्ली चार्ट में ये स्टडी बोल रही है कि निफ्टी यहां से कम 400, 500, 600 पॉइंट गिरनी चाहिए। ये देखो। लेकिन ये रिवर्सल की स्टडी होती है, मैं इसको बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर मैं इसको इंपॉर्टेंस कम देता हूं। आप इसको स्टडी को छोड़ दो, ये अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं इसको आर्ली चार्ट में एवरेजेस देखूं तो एवरेजेस के ऊपर ही है, तो मार्केट स्टेबल ही लग रही है। ठीक है। कोई यहाँ पे अभी खास समस्या नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है बाजार एक दायरे के अंदर, नीचे गिरने नहीं दे रहा, ऊपर बढ़ नहीं रहा। फंसा हुआ देखो ये बाजार 3 दिनों से। ये देखो। अभी मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूँ, तीनों टाइम फ्रेम देखो इसके। पहले इसका वीकली देख लो, वही सेम स्टोरी जो निफ्टी की थी। अब इसका डेली देख लो, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ब्रेकआउट दे चुकी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखता हूं, मेरे को क्या अंदेशा है, जैसे ही ये 52,300 पे है ना, ये 52,500 के ऊपर क्लोजिंग देगी। इस कैंडल का जो हाई है 52,555, उसके बाद ये 2,500 पॉइंट और डाल सकती है, 55,000 तक जा सकता है। मेरे को उम्मीद भी इसी चीज की है। ठीक है। बशर्ते ये जो मूविंग एवरेज का क्लस्टर है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए बाजार। ये डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी चल सकती है। अब बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट देख लो, कोई समस्या ही नहीं है। ये देखो, 7 घंटों की मूविंग एवरेज के नीचे भी नहीं टिक पा रहा बाजार।
मतलब बाजार में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले, मैं बैंक्स के ऊपर पॉजिटिव था। जब बैंक गिरे थे, जिस दिन अदानी वाली खबर आई है, तो कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके ऊपर पॉजिटिव था। इवन एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी मैं पॉजिटिव था, जो अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है। हालांकि मैं एचडीएफसी बैंक, वैसे मैं लोगों को यही कहता रहा हूँ कि इसमें पैसा नहीं बनेगा, और 3 साल हो गए उसमें पैसा बना भी नहीं किसी का। क्योंकि वो ऊपर 1800, 1750 से फिर नीचे गिर के 1300 पे आ जाता है, यही चल रहा है, 2 साल हो गए अब। पर बैंक्स के ऊपर मेरा स्टैंस पॉजिटिव था पिछले कुछ दिनों में, और अभी बैंक्स ने चले भी हैं बैंक। ये मेरे कोटक बैंक 100 रुपये दे गया, 1687 से 1800 रुपये हो गया। हमने बुक आउट कर लिया, वी आर आउट ऑफ कोटक बैंक फॉर द टाइमिंग। ठीक है। क्लाइंट्स को रिकमेंड कर दिया था, आज सुबह निकल गए थे, कुछ कल भी निकल गए थे हम। मैं तो कल ही निकल गया था खुद, मैंने मैसेज भी डाला था, आपको याद होगा, आपको ग्रुप के अंदर अपने, कल का मैसेज कि एग्जिटेड लॉन्ग्स। मैंने जी खैर से सर। दोबारा आज कुछ पोजीशंस बनाई हैं, तो आज दोबारा लॉन्ग पोजीशंस मैंने क्रिएट की थी। स्टील अथॉरिटी वापस खरीद लिया हमने, कल प्रॉफिट बुक किया था, 2 रुपये नीचे ही ले लिया। और फ्यूचर का काम करते हैं तो 2 ढाई रुपये का बदला कर लिया, ठीक है। रोल ओवर भी किया, और रोल ओवर में भी पैसे कमा गए। हालांकि दिसंबर का फ्यूचर नवंबर से महंगा था, पर जॉबिंग के अंदर हमने उसके अंदर भी 2 ढाई रुपये की जॉबिंग कमा ली। स्टील अथॉरिटी में कर लिया, रोल ओवर रिलायंस में कर लिया। रिलायंस खरीदा हुआ था, वो बेच दिया था, दोबारा खरीद लिया दिसंबर वाला। नवंबर का कल बेच गए थे, आज दिसंबर के खरीद लिया। कोटक बैंक में भी बदला नहीं किया, कोटक बैंक तो बेचा है आज, कल भी बेचा था। मौका मिलेगा बदला करेंगे, दोबारा खरीदेंगे इसको, बेचने वाला सौदा नहीं है। उसके बाद हमने अ, डाबर, टाटा कंज्यूमर, जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं पॉजिटिव था, जो मेरी ट्रेड्स थी, तो मैंने कुछ बुक कर ली और कुछ बुक नहीं की। मतलब किसी कई चीज़ों में रोल ओवर कर लिया, कईयों में नहीं किया। मतलब पोजीशन हल्की कर ली मैंने थोड़ी सी आज और कल, 2 दिनों में समझ लो क्लाइंट्स को हल्का करवा दिया लॉन्ग में। आज हमने कुछ शॉर्ट्स भी क्रिएट किए हैं, मैं आपको पहले चार्ट दिखाऊंगा, मैं अपनी ट्रेड्स बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आता हूं मैं, बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट हो गया आपका। तो 3 टाइम फ्रेम आपने देखे। जब भी कोई कुछ एनालाइज करना है तो देखना क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को फॉलो करो, पैसा अपने आप आएगा। पहला है वीकली चार्ट देखना, दूसरा स्टेप डेली चार्ट देखना, तीसरा स्टेप आर्ली चार्ट देखना। अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो उसको समझना, अपना मूविंग एवरेजेस को यूज करना, सुपर ट्रेंड लाइन को यूज करना, आरएसआई देखनी, एमएसीडी देखनी। लेकिन आर्ली टाइम फ्रेम में ये चीजें काम नहीं करती। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, एमएसीडी बाई में चल आ चुकी है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अच्छी बात ये है, आरएसआई जो है 50 के ऊपर है। अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी से जब 50 के ऊपर आई है, एक ऑप्शन तो ये होती है, आरएसआई कई बार सीधी नीचे गिरने लग जाती है दोबारा। अगर दोबारा नीचे गिर जाएगी तो इसका मतलब सेलिंग आएगी, दोबारा 300 400 पॉइंट निफ्टी में डिप आएगा। लेकिन वो आ नहीं रहा, अभी बाजार गिरने नहीं दे रहे जो भी बिग हैंड्स हैं। तो उसको वहीं पे रोको, वो 3 दिनों से। अगर मान लो 2 दिन बाजार यहीं पे खड़ा रहा, 3 दिन यहीं पे खड़ा रहा, गिरा नहीं, जो आर्ली स्टडी बोल रही है ना, हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, क्रैप बन रही है कि यार ये मार्केट नीचे गिर सकती है, 23 700 तक आ सकती है। अगर मान लो वो पैटर्न फेल हो गया, वो पैटर्न फेल कहाँ पे होता है, 24 400 के ऊपर। तो अगर वो पैटर्न फेल हो गया, बाजार 24 400 के ऊपर निकल गया, 24 500। अब मूविंग देखो, जितनी भी टेक्निकल स्टडीज है ना, इनको कैसे यूज करते हैं। हार्मोनिक बोल रहा है कि 24 400 के ऊपर अगर बाजार निकल गया तो पैटर्न फेल हो जाएगा, मंदे वाला, ये मंदा बोल रहा है अभी हार्मोनिक आर्ली कैंडल के अंदर, आर्ली चार्ट के अंदर। मूविंग एवरेज क्या बोल रही है कि 24 450, 24 463 के ऊपर बाजार निकल गया तो तेजी है। ठीक है। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, 24 500 के ऊपर निकल गया तो तेजी है। तो हर चीज क्या इशारा कर रही है कि जैसे ही 24 400, 24 500 के ऊपर बाजार स्थिर हो गया, फिर आप शेयरों के अंदर भयंकर तेजी देखोगे। शेयरों के अंदर तेजी, शेयरों में तेजी आई नहीं है अभी, शेयरों में कोई तेजी नहीं आई, सिर्फ निफ्टी कवर किया है 1000 पॉइंट, शेयर नहीं चले। मैं आपको शेयरों के चार्ट दिखा देता हूँ अभी। मेरा दिमाग ये कहता है कि निफ्टी एक बार 24 400, 24 500 के ऊपर स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद दिसंबर, अच्छा दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ। मेरे को नियर फ्यूचर में, पिछले कुछ सालों में कोई इंस्टेंस याद नहीं आ रहा
जब दिसंबर के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हो, और जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह भी गिरती रही हो। सिर्फ एक साल मेरे को याद है, 2016 के अंदर गिरी थी, नवंबर दिसंबर के अंदर मार्केट। वो भी डीमोनेटाइजेशन के कारण गिरी थी, कोई इवेंट हो गया था। उसके अलावा मेरे को पिछले 15 सालों में एक भी साल याद नहीं आ रहा जब मार्केट ने दिसंबर के अंदर फॉल दी हो। यूजली दिसंबर के अंदर सेंटा रैली बोलते हैं उसको। क्रिसमस के दिनों में वैसे लोग छुट्टी पे चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर। राजवीर है ना तू बेटे? हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन दिसंबर के अंदर कोई अपना माल बेचना पसंद नहीं करता फंड मैनेजर, क्योंकि सबको एनएवी प्रॉप करनी होती, प्रॉप मतलब एनएवी उठानी होती है म्यूचुअल फंड वालों को और सारे इंस्टीट्यूशंस को। तो दिसंबर के अंदर वो हल्का फुल्का खरीदना पसंद करते हैं, कोई मेजर सेलिंग नहीं करता। तो दिसंबर के अंदर अगर मेजर सेलिंग नहीं आएगी तो बाजार क्यों गिरेगा? और मैं नवंबर के 15 नवंबर के बाद, 14 13 14 नवंबर को, 12 नवंबर के बाद ही मेरा स्टांस बुलिश हो गया था। मैं मंदे से तेजी में क्यों आ गया था, उसका एक बड़ा कारण यही था कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है नवंबर दिसंबर के अंदर रैली बननी चाहिए ईयर एंड तक। अगर मार्केट को गिरना भी है, बाद में देखेंगे, अब मौका आएगा, अभी तो गिरने का कोई सीन दिख नहीं रहा। कंसोलिडेशन हो सकती है, हो सकता है 300 400 पॉइंट की फॉल आ भी जाए। लेकिन एक बात जरूर है, अगर कहीं बाजार यहां से 1000 पॉइंट और टूट गया दोबारा, देखो कुछ भी हो सकता है, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर 24 300 400 बाजार चल रहा है, 24 300 400 से 24 500 के ऊपर नहीं गया और दोबारा 23 300 400 आ गया, फिर समझ लो कि 2000 3000 पॉइंट और टूटेगा निफ्टी। मतलब फिर मंदे का रुख ही बन जाएगा। लेकिन मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है, मेरे को ज्यादा, मेरे को 70% 60% प्रोबेबिलिटी इस चीज की लग रही है कि निफ्टी यहां से भी 1000 पॉइंट और बढ़ेगी 24 300 से। ठीक है। लेकिन मेरे को कोई बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती। मेरे को 27 000 होने के चांस कम नजर आ रहे हैं। मेरे को लगता है 25 300 400 500 के आसपास बाजार का दम फूल जाएगा। क्योंकि यूएस मार्केट जो मेरे को 60, S&P 6000 है, और मेरे को S&P की कोई उम्मीद नहीं है 6400 से ऊपर जाने की। मेरा जो लॉन्ग टर्म चार्ट जो मेरे बोल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है S&P 6000 से 6400 हो जाए और निफ्टी 25,500 हो जाए 24,500 से। और उसके बाद S&P टूटने लग गया तो फिर मार्केट भी, अपने भी मार्केट के अंदर प्रेशर तो आएगा ही आएगा। मेरी को बाजार कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अभी मैं जरा लेकिन चार्ट्स की बात ही करते हैं थोड़ा, और बताता हूँ आपको। तो आपका वीकली टाइम फ्रेम हो गया, डेली टाइम फ्रेम हो गया, आर्ली टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन चेन बता दी। ऑप्शन चेन मैं देखता हूँ। अब मैं आता हूँ जरा स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर। मैं स्टॉक्स के चार्ट देखूंगा, डेली चार्ट देखूंगा स्टॉक्स के, एक साल के। मैं पहले निफ्टी का चार्ट देखूंगा। एक सेकंड, इसको मैं स्टडी को, चलो लगी रहने दो। बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं पहले। ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बैंक निफ्टी का स्टॉक है। इसमें रिकवरी देखो। ये शेयर मान लो पिछले दिनों में 750 से 550 गिरा, और आज भी 600 रुपये ही है। तो इतनी फॉल आने के बाद अभी रिकवरी तो आई नहीं है, देख रहे हो? यस सर। एक्सिस बैंक देखो, सेलिंग में बना हुआ है। ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन बन गई जो पहले इसकी सपोर्ट लाइन थी। अब ये स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे। और ये स्टॉक जैसे ही ये लाइन को 1170 को तोड़ के ऊपर निकल गया, फिर ये भाग दौड़ लगाएगा 1350 तक की, ऊपर को। लेकिन अगर ये 1170 को तोड़ के ऊपर ना निकल पाया, इसके बाद खैर इसका रेजिस्टेंस लाइन ये लाइन भी आएगी, क्योंकि ये इसकी ट्रेंड लाइन है देखो, बंदे की। लेकिन जैसे ही ये इस चैनल के अंदर वापस घुस गया ना, यहाँ पे इसके ऊपर 1270, ये ऐसे, फिर ये ऊपर की दौड़ लगाएगा। अभी रिकवरी कोई नहीं आई इस स्टॉक के अंदर। तो सिर्फ निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की रिकवरी है, स्टॉक्स में रिकवरी नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपका देखो सुस्ती खड़ा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये स्टॉक के अंदर, पीएसयू बैंक्स के अंदर, ये देखो कंसोलिडेशन हो रही है इसकी। अगर ये मूविंग एवरेजेस का ये जो क्लस्टर है,
ये देखो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी ना। अगर ये इसके ऊपर टिक गया जा जी सर। अगर ये इसके ऊपर टिक गया जाके, यहाँ पे टिक गया कुछ दिनों के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये दोबारा 300, 350, 350 की छलांग लगा दे। कैनरा बैंक देखो, सिमिलर स्टोरी। रिकवरी कहाँ आई है? 92 रुपीज रह गया था, 100 रुपये हुआ है, कोई खास बात नहीं है। अगर ये मूविंग एवरेजेस, ये 100 डे मूविंग एवरेज और इनके ऊपर निकल गया, डबल बॉटम है ये देखो, डबल बॉटम है। अगर ये 105 के ऊपर निकल गया, 120 तक की छलांग लगाएगा। मेरे को अभी कोई स्टॉक मंदा नहीं दिखा रहा। फेडरल बैंक नए हाई के ऊपर है, HDFC बैंक नए हाई के ऊपर है। ये वॉल्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है, इसके हिसाब से इसका स्टॉक का टारगेट वैसे ही 1850 बनता है। अभी 1812 ही है खैर। और ICICI बैंक और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है इसका, माइंड यू। ये ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त HDFC बैंक, ये देखो कितनी देर के बाद ये ऑल टाइम हाई के ऊपर आया है। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऐसे लगातार चलता रहा और ये 2000 और 2200 रुपये हो गया, तो बैंक निफ्टी तो 55, 56,000 हो जाएगी। ठीक है। अभी ICICI बैंक देखो, कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। IDFC वीक था और बाउंस अभी आया नहीं है, यहाँ पे बॉटम बना के गया है ये थोड़े दिन पहले 58 पे। सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे है, अभी तक कोई इसके अंदर रिकवरी नहीं है। इसके अंदर अगर तेजी बनती है तो ये आर्ली चार्ट है इसका, मैं इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को अच्छा खासा मूव आ सकती है 15% की, अगर तेजी बनी तो। पर वैसे डेली चार्ट के ऊपर बहुत वीक है स्टॉक। इंडसइंड बैंक ने कोई खास रिकवरी नहीं दी, नीचे 950, 980 तक गया था, आज भी 1000 पे ही है। मतलब स्ट्रक्चर देखो खराब हो चुके हैं चार्ट्स के। कहाँ पे, कहाँ वाला 1700 बिका था साल पहले, और ये देखो क्या हालत होगी स्टॉक की। कोविड के टाइम में 250 रुपये रह गया था स्टॉक। देखो ये 200 रुपये, 280 रुपये। हालत खराब कर दी शेयरों की, कई स्टॉक्स की तो कोई रिकवरी नहीं है। तो अभी अगर इन स्टॉक्स के अंदर बाउंस आना है थोड़ा बहुत, देखो 1700 वाला शेयर 1000 का रह गया। अगर यहाँ से इसमें 300-400 का बाउंस भी आना है, मार्केट सपोर्ट करेगी फिर ही बाउंस आएगा ना, कैसे आएगा? कोटक बैंक देखो, कोटक बैंक भी आज वाली कैंडल अच्छी नहीं है इसकी। वैसे ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ना। ये तो इसका ब्रेकआउट लेवल ये है 1950 का। मैं ये थोड़ा लंबा चार्ट देख रहा हूँ। अब अगर ये इसमें अगर यहाँ पे इसने आज वाली कैंडल अच्छी नहीं बनाई, ये कैंडल, ये सेलिंग आई है इसके ऊपर से। तो अपने तो कोई पोजीशन नहीं है, हम तो पोजीशन कल ही काट गए थे। इस जगह पे पोजीशन काटी है कल मैंने। कुछ पोजीशन आज कटी है एक दो लोगों ने, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइंट्स हैं जो मेरे। तो पर हम इससे एग्जिट कर गए। अब पर अगर इसमें फॉल आता भी है, ये 1783 है, गिरने को ज्यादा से ज्यादा 30 रुपये लगते हैं, 30 रुपये बस, 30-40 रुपये। ये दोबारा बाइंग में ही है। मतलब अगर ये 1760 आ गया, 1755 आ गया, तो वो लेने वाला रेट ही होगा, बेचने वाला रेट नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। PNB, ये बैंक के चार्ट हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो नीचे से अच्छी रिकवरी आई है। और ये क्या पैटर्न बना रहा है, ध्यान ध्यान से देखो मेरे को राजेंद्र जी, ये क्या बना रहा है? ये लगता नहीं है 900 तक जाएगा एक बार, राउंडिंग बॉटम, ये देखो। यस सर। ये लगा देगा, अभी 1 महीना लगा देगा, 1.5 महीना 900 तक जाने में। अभी 834 रुपये है। ये राउंडिंग फॉर्मेशन हो रही है इसकी, ये ऐसे गोलाई में, ये देखो राउंडिंग बॉटम। कुछ चीजें ना आंखों से ही नजर आ जाती हैं सीधी ऐसे ही, क्या हो रहा है अभी। निफ्टी के चार्ट्स चार्ट्स देखो, अदानी के अंदर आज रिकवरी आई है, क्योंकि बुरी खबर आई थी आज सुबह इसकी, या कल। कल भी बुरी खबर थी इसकी, बुरी खबर ही चल रही है इसकी तो। और बुरी खबर के अंदर क्या होता है, हमेशा मार्केट उल्टा करती है। मैं क्या बोलता हूँ आपको, क्या बोलता हूँ? मार्केट इज इन डिजाइंड इन सच अ वे टू फूल 90% ऑफ द पीपल। भैया शेयर की पिटाई हुई हुई है,
हम 3500 पे शॉर्ट बोलते थे अदानी को, 2000 पे रह गया। बुरी खबर आ गई, उठा दिया अब लोगों को, 2200 2300 मारा, क्योंकि जिसने बेचा होगा उसके तो कपड़े उतार दिए ना। 15% की चाल डल गई तेजी की, 2000 से 2300 में। अब ये स्टॉक देखो आप, अभी 2400 रुपये हो गया आज, नीचे 2000 लगा के, 20% समझ लो चल गया 4 दिनों के अंदर। और आज ही चला हुआ था 11.5%। तो अदानी पोर्ट देख लो, क्यों चला ये, समझो। खबरें खबरों की जरूरत नहीं होती देखने की, मैंने तो खबर सुनी भी नहीं है क्या आई है। कारण क्या था, ओवरसोल्ड है हर पैरामीटर के ऊपर। इसकी बैंड तो बजगी हुई है, 1600 वाला शेयर 1000 पे कैसे देखो पागलों की तरह टूटा है। और ये वापिस बाउंस तो मारेगा ना, ये बाउंस कर रहा है। खरीदने वाला शेयर नहीं है, पोर्टफोलियो में रखने वाले शेयर नहीं है ये, बेकार शेयर ही हैं। इनके अगले 6 महीने 1 साल खराब ही रहेंगे, पर बाउंस तो करेगा ना। अब ये देखो, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ ये है कि अच्छी खबर आई थी इस दिन, 7500 जिस दिन हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने, आपको याद होगा कितनी देर, 2 महीने हो गए। उसको ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ के ऊपर टिक नहीं पाया ये स्टॉक। ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है देखो, आपके साथ क्लास में डिस्कस करते ही बनाई हुई है कि ये ट्रेंड लाइन टूटी तो समझ लो क्या। और ये देखो उसको तोड़ के ऊपर टिक नहीं पाया, लेकिन अभी ठीक है कोई। एशियन पेंट्स देखो, 3400 वाला शेयर निफ्टी का शेयर है, इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है, 2400 रह गया शेयर 2 महीनों के अंदर। अरे भाई साहब, अगर ये 2900 3000 रुपये हो जाए शेयर, तो क्या हैरानी होगी दोबारा। मैं नहीं कह रहा 2900 हो जाएगा, आज 2400 2500 रुपये का भाव है। अगर ये 2800 2900 हो जाए 1 महीने में, तो क्या हैरानी होगी। इसमें टूटने को तो कुछ है ही नहीं, ओवरसोल्ड है। पर खरीदो तब अगर जिगरा है तो। पर ये खरीदने वाला स्टॉक है, पुल बैक ट्रेड है। मैं ही नहीं कह रहा 4000 हो जाएगा, पुल बैक ट्रेड है फिलहाल। पर अभी पुल बैक दिखता है कि आएगा इसके अंदर। टेक्निकल एनालिसिस वो नहीं होता जो किताब में लिखा होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है इसके अंदर। एक्सिस बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं, बजाज ऑटो देख लो। जिस दिन ये स्टॉक 12000 का था, इसके फाउंडर ने स्टेटमेंट दी थी, प्रमोटर ने, कि ये तो मेरा शेयर 20000 का होना चाहिए। सारी दुनिया ने खरीद लिया, 13000 वाला शेयर 9000 का रह गया। और अब कोई इसको हाथ लगा के नहीं राजी, आज ब्रेक डाउन दे रहा है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक 8000 के नीचे ना गया, तो मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी ये दोबारा से 13000 12000 हो जाएगा। अभी फिलहाल लेकिन सेलिंग में बना हुआ है। लेकिन मैं इस स्टॉक को बेचूंगा तो नहीं, शॉर्ट तो नहीं करूंगा इस रेट के ऊपर। मैं तो खरीदने की चेष्टा करूंगा, मेरे को कोई सिग्नल आएगा तो। ऐसे इतने बीटन डाउन स्टॉक को, जब बेचने का टाइम था वो निकल गया, यहाँ पे था बेचने का टाइम जब हम बोल रहे थे बेचो। बजाज फाइनेंस देख लो, अब ये बजाज फाइनेंस का चार्ट देखो, मेरे को ड्रॉ किए हुए कितनी देर होगी। ये चार्ट देखो इसका, ट्रेंड लाइंस को मत देखना, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने हिसाब से बनाई हुई है। ये लाइन और नीचे वाली लाइन जल्दी में बनाई हुई है। कई बार हो जाता है ये, आप कोई काम जल्दी में करते हो तो ये लो, हो सकता है कोई स्केल का डिफरेंस हो। अब ये देखो आप, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। अब इस चार्ट को देखो, नीचे 6400 6500 तक गया है ये स्टॉक, और इस अभी भी 6700 है। तो बाउंस कहाँ है यार, 3% ही बढ़ा है अभी। बाउंस में तब मानूंगा अगर ये स्टॉक 72 73 7400 जाएगा, अगर बाउंस भी आना हो। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। मार्केट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आपको मैं। सारे निफ्टी के स्टॉक देखो, अभी बजाज फिंसर्व आ जाओ, सेम स्टोरी, कोई बाउंस नहीं है, वहीं पे खड़ा है अभी भी। भारत पेट्रोलियम देख लो, कोई बाउंस नहीं है, 380 से गिरा 280। मेरे को ये 350 रुपये नजर आता है दिसंबर के अंदर अंदर, लोहड़ी से पहले पहले। मेरी इसमें पोजीशन मैंने बनाई थी, नीचे खरीदा था। इसमें तो ट्रेड यहाँ पे खरीदा था मैंने बिल्कुल बॉटम पे, और 302 रुपये बेचा था। आज दोबारा खरीदा है 293 रुपये 94 रुपये।
ये मेरी ट्रेड है। और ये भारतीय एयरटेल, अभी कोई रिकवरी नहीं आई। बहुत स्टॉक्स तैयार हैं बाउंस करने के लिए। ब्रिटानिया देखो, मैं बोलता रहा, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, सब ले लो। अभी इनके अंदर टाटा कंज्यूमर, सब के अंदर बाउंस आएगा। 6400 वाला शेयर 4800 रह गया। अगर ये दोबारा 5500 हो गया तो कोई हैरानी नहीं होगी, यहाँ से 10% ऊपर। सिप्ला को छोड़ दो, कोल इंडिया देख लो। ये बेचने का टाइम था। ये क्यूमुलेट अगर किसी ने नहीं किया, हेड एंड शोल्डर इसने बनाया, ब्रेकडाउन दिया, टारगेट अचीव किया, नीचे गया। अब यहाँ पे रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है, बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 417 वाला 460 हो गया तो क्या हैरानी वाली बात है? कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये गिरता रहा तो नीचे भी गिरता रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे। मैं बता दूं आपको, 280 भी आ सकता है ये कल को, 412 वाला। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को कहीं पे गिरता दिख नहीं रहा कुछ भी। डॉक्टर रेड्डी, आइशर मोटर रेंज में फंसा हुआ है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, HCL टेक देखो, अभी ये स्टॉक्स देखो। ये जो स्टॉक है HCL टेक और जितने IT स्टॉक्स हैं, इनके अंदर मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ आजकल। इनको बेचने के मौके खोज रहा हूँ। हमने आज, मैंने रैदर शॉर्ट भी किया है, टेक महिंद्रा शॉर्ट किया है। और मैंने परसिस्टेंट शॉर्ट की है। परसिस्टेंट मेरा प्रॉफिट में है आज 70 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स प्रॉफिट में है। 80 पॉइंट प्रॉफिट में है परसिस्टेंट। 6030 का या 40 का बेचा था, और 5940 के 50 दिसंबर का फ्यूचर बंद हुआ है। मैं उसका चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। अभी ये मैंने बेचा नहीं है, पर मेरे बेचने वाले रडार के ऊपर है ये स्टॉक मैं बेच के चलूंगा। IT मेरे को अच्छी नहीं लग रही। HDFC बैंक ठीक लग रहा है मेरे को। HDFC लाइफ में बाउंस आ सकता है। ये 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर ये 5 7 8% चल गया, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी यहाँ से। हीरो होंडा को छोड़ दो, मैं इग्नोर कर रहा हूँ आजकल। हिंदाल्को के अंदर मैं बुलिश हूँ फॉर द टाइम बीइंग। मेरे को इसके अंदर मंदा नहीं लग रहा। मैं आपके साथ मेटल्स के चार्ट भी डिस्कस करूंगा अभी। हिंदुस्तान लीवर में अभी बाउंस कुछ खास आया नहीं है। 2380 था, 2480 हुआ है, 3000 से गिरा है। अगर ये 2600 2700 2800 दोबारा हो जाएगा तो इसमें काहे की हैरानी है। इंडसइंड बैंक छोड़ दो, इन्फोसिस देखो। इन्फोसिस तो नहीं, पर टेक महिंद्रा, HCL टेक, कोफोर्ज। कोफोर्ज मैंने बेचा नहीं है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, मौका तलाश रहा हूँ कोफोर्ज बेचने का। ITC के अंदर तेजी आ सकती है, 20 30 रुपए की। मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी। ज्यादा तेजी भी बन सकती है, 550 तक की चाल भी बन सकती है। JSW स्टील मेरे को ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। इसमें तेजी बन सकती है अगर ये स्टेबल हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर निकल गया तो। कोई मंदे का मेरे को नक्शन नहीं नजर। डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ दिख रहा है मेरे को। दोबारा 1050 50 तक जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में बुलिश हूँ, कोई बेरिश नहीं हूं मैं। मेरे को इसके अंदर रिस्क कम लगता है डिलीवरी के लिए भी। L&T साइडवेज है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वो कंफ्यूज क्यों हूँ? मेरी जो इनिशियल स्टडी थी मेरे को बोलती थी कि ये स्टॉक 3300 से गिरेगा और ये 2000 तक जाना चाहिए। लेकिन ये जब गिरा 3200 से 2700, रिकवरी आई। रिकवरी बड़ी शानदार थी। दिस वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक्स टू रिकवर। और ये रिकवरी बड़ी अच्छी दिखा रहा है, मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो इसमें अभी मंदे का कोई साइन नहीं है, मेरे को इसके अंदर कोई मंदे का साइन नहीं दिखता जब तक ये 2900 का लेवल तोड़ के नीचे नहीं गिरता। तो मारुति ने अभी कोई बाउंस नहीं दिया, कोई पुल बैक नहीं है। देखो 13000 13,500 वाला शेयर 11,000 रह गया, कोई पुल बैक नहीं है। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रही है। और ये बेस फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? ये मैंने 3 साल की, देखो कि ट्रेंड लाइन देखो कितनी पुरानी है ये, कब से चल रही है ये। 5 सालों से ट्रेंड लाइन चल रही है, सिंस कोविड बॉटम। और उस ट्रेंड लाइन को आज तक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टेबल हो गया फिर तो स्टॉक नीचे को जाएगा। अदरवाइज अगर टिक गया तो यहाँ से ऊपर 1000 1500 की चाल ऊपर को दे सकता है। 11,000 से 12,500 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। नेस्ले भी सिमिलर स्टोरी है, अभी कोई खास बाउंस बैक आया नहीं है। NTPC पावर स्टॉक ये भी बाउंस दे सकता है, क्योंकि सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं।
अभी एक बार इनमें बाउंस आ सकता है। 10% का, 10% का, 15% का, हर स्टॉक का अपना अपना ऐसे चार्ट है। ओएनजीसी भी सिमिलर है। 300 350 वाला शेयर 250 रह गया, तो ये चलने को ऊपर चल सकता है। क्या दिक्कत है? पावर ग्रिड ने बाउंस दे दिया। ये बाउंस वाला 300 रुपये से 340 300 हो गया। रिलायंस देखो, ये 1600 वाला शेयर इतना भारी भरकम हाथी है बाजार का, 1250 रुपये रह गया था। मैंने 1250 की जोन दी हुई थी कि ये खरीदने वाली जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करने वाली जोन है। उस जोन को इसने ब्रीच किया, पर एक दिन के लिए नीचे गया, दूसरे दिन कवर कर गया। और ये अभी भी खरीदने वाले रेट हैं, बेचने वाले रेट नहीं है। अगर इसको पुल बैक भी करना है तो पुल बैक करेगा, दिसंबर में कंटिन्यू करेगा, 1400 1450, 1500 तक भी छलांग लगा सकता है ये अगले 1.5 महीने के अंदर। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सेम स्टोरी, कोई पुल बैक नहीं है। 1900 वाला शेयर 1450 1500 रह गया, तो अगर ये 10-15% यहाँ से बढ़ जाएगा तो क्या हैरानी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर चुके हैं। सन फार्मा को छोड़ दो। टीसीएस, अभी टाटा कंज्यूमर में निफ्टी का स्टॉक देखो, ये भी 1300 वाला शेयर 900 रह गया। अगर ये बाउंस करके 1100 हो जाए, सिर्फ बाउंस बैक ही होगा, ये पुल बैक ही होगा, कोई बाइंग नहीं है ये, तो क्या हैरानी है। मूविंग एवरेज से इतना दूर चल रहा है। कितना दूर है ये देखो, 50 डे मूविंग एवरेज से। अगर ये 970 के ऊपर टिक टुक गया तो 1050 हो जाएगा ये स्टॉक। टाटा मोटर देखो, अभी यहाँ पे बेस बिल्ड कर रहा है थोड़ा सा कोशिश करके। 1200 वाला शेयर 780 रुपये रह गया। अगर सर यहाँ से बाउंस करके 1000 रुपये हो गया, 950 हो गया, तो क्या हैरानी वाली बात है? कुछ नहीं है। टाटा स्टील देख लो, ये मेरे को 170 180 का भाव नजर आता है इसमें अगले 2 महीनों के अंदर। ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इस भाव के ऊपर। टेक महिंद्रा में बेच के चलना चाहता हूँ। मेरे को ये खरीद के नहीं जाना कि चलना। हर शेयर की अपनी चाल है। टाइटन को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अल्ट्राटेक भी मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, थोड़े ये स्लो हो गया। विप्रो, सेल सिग्नल, आज बियरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल दिया इसने, ये देखो। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? बियरिश एंगल्फिंग है ये। बियरिश इनगल्फिंग। हाँ। तो ले दे के, अगर मैं सारे निफ्टी के स्टॉक दिखा दिए मैंने आपको, बैंक निफ्टी के, बेचने को क्या नजर आ रहा है? सिर्फ आईटी, सिर्फ आईटी, जिसको मेरे को खरीदना नहीं है। और सारा कुछ खरीदने को नजर आ रहा है। बैंक खरीदने को नजर आ रहे हैं, एफएमसीजी खरीदने को नजर आ रहा है। मेटल्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। मैं आपको स्टेल का चार्ट दिखाता हूँ। मैंने आज इसमें दोबारा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है, कल बेचा था, आज दोबारा खरीद लिया। कल नवंबर का फ्यूचर बेचा था, आज दिसंबर का खरीद लिया, सस्ता मिल गया उल्टा नवंबर से। ये देखो डबल बॉटम है। अभी तो पुल बैक आया भी नहीं सर। 190 से टूट रहा है ये स्टॉक, 180 से। ये देखो यहाँ से, और 110 आ गया। अभी इसका मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्टॉक है बेचने वाला इस भाव के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं, अब मंथली के अंदर दोजी बना रहा है। दोजी किस चीज की निशानी होती है? अनसर्टेनिटी, इनडिसीजन की। दोजी का मतलब ये नहीं है कि यहां से तेजी आएगी। हाँ, इतना जरूर कह रहा है कि यार यहाँ पे गिरावट थम सकती है, क्योंकि जो जब ये नीचे वाला रेट आता है तो कोई ना कोई खरीदने आ रहा है इसको। ये, और मेरी चैनल भी इसको सपोर्ट कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म चैनल है देखो। मैंने पिछले 10 सालों का मंथली चार्ट खोला है। ये लो, मैं इसका पिछला मैक्सिमम खोल लेता हूँ। 1996 का चार्ट है, 1996 से। अभी ये स्टॉक जो है, ये अगर ट्रेडिंग रैली दे दे यहाँ से, मतलब ये 110 रुपए के भाव से दोबारा 200 रुपये हो जाए, तो मेरे को तो कोई हैरानी नहीं होगी।
तो यहां से डबल हो गए ना पैसे। मेरे को इतने स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जो स्टॉक्स 10% 15% बढ़ सकते हैं। बढ़ने वाले शेयर ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं, बाजार को समझते कैसे हैं। निफ्टी क्या बोल रही है? 24,500 के ऊपर तेजी है, 24,500 तक रेजिस्टेंस है। तो 200 पॉइंट ही रह गए ना सिर्फ। सारी बात समझना ध्यान से। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है? 52,300 है, 52,500 के ऊपर निकल गई तो 2500 पॉइंट की चाल है ऊपर को। तो अभी यहां पे फंसा हुआ है बाजार। यार क्या ऐसा नहीं हो सकता? रिलायंस इतना गिर गया, रिलायंस अगर एक दिन 50 रुपए चला दिया, 1,300 वाला रिलायंस 1,350 कर दिया, निफ्टी 300 पॉइंट भाग जाएगी ऊपर। सुनते जाना मेरी बात को। चीजों को समझने का तरीका और कैसे बनता है। ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, बाजार को मैनेज कैसे करते हैं ऑपरेटर, कैसे समझना है। और अगर सारा कुछ तेज हो गया सर, तो निफ्टी तो 28,000 हो जाएगी। समझो मेरी बात, 24,500 निफ्टी है। अगर सारे शेयर 15% चल गए, निफ्टी वाले, कितने शेयर दिख रहे हैं जो 15% चलने वाले हैं? 24,000 का 15% कितना होता है? 3,500 पॉइंट। 24,500 में 3,500 जोड़ दो, कितना हो गया? 28,000 हो जाएगी निफ्टी। क्या निफ्टी 28,000 होती नजर आ रही है? नहीं होती नजर आ रही। निफ्टी तो 25,500 से ऊपर नहीं नजर आ रही। फिर क्या होगा? भैया किसी को बढ़ाएंगे, किसी को घटाएंगे। बढ़ाएंगे किसको? जो गिरे हुए हैं। और घटाएंगे किसको? जो बढ़े हुए हैं। कौन से बढ़े हुए हैं? आईटी बढ़ी हुई है। तो क्या आईटी को ऐसे आंखें बंद करके बेच दोगे? भी ये तो बढ़ी हुई है इसलिए बेच दें, वो बेवकूफी होगी। तो अगर बेचना है तो कब किसको बेचोगे? जब सिग्नल आएगा, जब ब्रेकडाउन देगी। आपका अपना रिस्क प्रोफाइल है, मैं तो आपको बाजार को समझना सिखा रहा हूँ। आईटी का चार्ट देखो आप। डेली चार्ट देखो आईटी का। पिछले एक साल का अलग अलग पैरामीटर के ऊपर। मैं आईटी के स्टॉक्स दिखाता हूँ। टेक महिंद्रा का चार्ट देखो। अब टेक महिंद्रा का चार्ट क्या बोल रहा है? ऑल दो सारा कुछ बाई में है। आरएसआई भी 60 के ऊपर है, एमएसीडी बाई के अंदर है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है चार्ट में? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? हम्म। मेरे को आ रही है। मैं दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सेकंड यार, मेरा गलत चीज हाथ लग जाता है, एक हाथ से काम कर रहा था। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये डबल टॉप बना रहा है। यहाँ पे रिस्क बहुत कम है बेचने का। मैंने 1,760 के ऊपर बेचा आज। 1,756 के ऊपर बंद हुआ है। और अगर ये स्टॉक, ये हाई देखो, इस कैंडल का हाई क्या है? 1,762। इस कैंडल का हाई क्या है? 1768। आज की कैंडल का हाई क्या है? 1767। अभी इसका आर्ली चार्ट देखना। ये देखो, कहीं पे कोई सेलिंग का सिग्नल नहीं है। तो मैंने ये ट्रेड क्यों ली यहाँ पे? क्योंकि मैं बहुत पुराना ट्रेडर हूँ। मेरे को रिस्क ले सकता हूँ, मेरी क्षमता है। और मैंने क्या किया है? मेरे पास बहुत कुछ बाइंग में पड़ा है। मैंने स्टील अथॉरिटी खरीदा है, बीपीसीएल खरीदा है, रिलायंस खरीदा है, बैंक खरीदे हुए हैं, कंज्यूमर स्टॉक्स खरीदे हैं एफएमसीजी के। मैंने, अगर मैं थोड़ी बहुत सेलिंग भी कर दूंगा इसकी, बाजार चलेगा तो देखो सारा कुछ चलेगा ना। और अगर बाजार गिरना शुरू हो गया यार, कुछ तो बिकता हो। अगर बाजार साइडवेज रहा, तो मैंने जो बेचा हुआ है मेरे को उसमें गिरते बाजार में भी प्रॉफिट आएगा। मैं उसको बुक कर सकता हूँ। मतलब ये मेरी अपनी पोजीशन के हिसाब से सोचता है आदमी। अगर बाजार तेज हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस काट के निकल जूंगा। मेरे को क्या है, 20-25 पॉइंट दे दूंगा बाजार को, फीस दे दूंगा मैं निकल जूंगा, एग्जिट कर दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेक महिंद्रा के बाद एचसीएल टेक का चार्ट देखो। ये देखो। अब ये चार्ट देखो। ये भी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। आर्ली चार्ट है ये।
और आज आर्ली चार्ट में जो ये वाली दो एवरेज है, इनका मुंह भी नीचे को हो गया तो सेलिंग दे गया ये। डेली चार्ट देखो, इसकी कैंडल देखो, इसको कौन सी कैंडल बोलते हैं? ये कौन सी कैंडल है सर? ओ सॉरी, ये कौन सी? लास्ट वाली जी। हाँ, ये कौन सी कैंडल है? ग्रेव डाउन दो जी। दोजी तो नहीं है, पर सॉर्ट ऑफ ग्रे। प्राइस एक्शन क्या है? ऊपर लेके जाने की चेष्टा की पर लेके जा नहीं पाया, नीचे गिरा दिया। जा नहीं पाया, हाँ जी। हाँ, मैं 1920 पे शॉर्ट कर रहा था आज, फ्यूचर इसका दिसंबर वाला, 1923 पे या 22 पे, पर मैं बेच नहीं पाया। मैंने कहा चल छोड़ यार, कल देखेंगे। और ये गिर गया वहां से, तकरीबन 10-15 रुपए गिर के बंद हुआ है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, रेट की। फ्यूचर में 1900 होगा ये इसका रेट मेरे हिसाब से। ये मैंने 1250 पे बाइंग रिकमेंड की थी, 1300 में इसकी। तब किसी ने खरीदा नहीं यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे बाइंग है मेरी, इस जगह पे इसकी। क्लाइंट्स को रिकमेंड की थी, कईयों ने खरीदा था, कईयों ने, ज्यादातर लोगों ने खरीदा नहीं, हंसे थे मेरे ऊपर। और मेरा तो पक्का मानना है, हंसने का इन द सेंस वो बात नहीं मानते लोग। क्लाइंट हंसता तो कभी भी नहीं होता। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल हंसते हैं, पर वो कहते हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा था यहाँ पे खरीदो, और देखो इसने 1200 से 1900 से की चाल दे दी ये 6 महीनों के अंदर। और HCL टेक के बाद आप पकड़ो, टेक महिंद्रा दिखा दिया, इन्फोसिस का चार्ट देखो। ये भी थोड़ा यहाँ पे आके थकावट महसूस कर रहा है। मेरे को ये रेखा खींचे हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये 1963 वाली, आपको याद होगा, ये कैंडल भी मैंने आपको दिखाई थी, ये ग्रेवस्टोन दोजी थी। उसके बाद सेलिंग देखो कैसे बनी। मेरे को आईटी खरीद के नहीं चलना, मेरे को बेच के चलना है। इसी कारण से ये आईटी ओवरबॉट है इस वक्त बहुत ज्यादा। जैसे आज से 2 महीने पहले फार्मा ओवरबॉट था। तो मैं आपको मिड सीपी निफ्टी के स्टॉक्स दिखाता हूँ। इसमें परसिस्टेंट का चार्ट देखो। परसिस्टेंट मैंने आज सेल किया है ऑल टाइम हाई के ऊपर। यहाँ पकड़ा है मैंने इसको बेचने के लिए। 6030 रुपये बेचा है मैंने, 6030 पे। 5910 पे बंद हुआ है ये। प्री एम्प्टिव ट्रेड है ये। मेरी बात सुनो, आप लोग ऐसी ट्रेड मत लेना कभी जिंदगी में, अभी आप बहुत नए हो। कुछ चीजें आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। अभी आपको इतना तजुर्बा नहीं है। परसिस्टेंट चार्ट के ऊपर कहीं भी सेलिंग नहीं बोल रहा। ये मेरी प्री एम्प्टिव ट्रेड है, मैंने प्री एम्प्ट किया है इसको, मतलब। ठीक है, लेकिन आज की कैंडल देखो इसकी। इस कैंडल में कहीं पे दम है, इस कैंडल में कहीं पे दम है। कल के लो से नीचे क्लोज दिया इसने, और ऊपर वाली वीक देखो कितनी लंबी है। इसको क्या बोलते हैं कैंडल को? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तो नहीं बोलते। और बताओ, आपको नोट्स खोल के दिखाता हूँ आपके। इन्वर्टेड हैमर। हाँ, यस। राजेंद्र जी भूल गए थे? राजेंद्र जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ भूल जी गए थे? सर। राजवीर की याददाश्त आप सब में तेज है। एक्चुअली पता की है, पिछले ग्रो थ्रू होने ਦਾ टाइम ही नहीं लग्या जी, पिछले काफी नहीं, दिनों तो ना। ये या ये क्या ये है? शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये कुछ भी बोल लो, बात इन्वर्टेड। सही है, नाम से वो कुछ नहीं पड़ा कि मार्केट ने रिवर्सल दी है। ये देखो, लेकिन अभी आज की, कल बनने वाली कैंडल पे अगर ये कल इसने ऐसे नीचे एक और कैंडल और बना दी, कल अगर 100 रुपये और टूट गया, 200 रुपये टूट गया, बस समझ लो फिर इसकी लंका लग जाएगी। और ये आज की मेरी ट्रेड थी, मैंने इसको शॉर्ट किया 6030 के ऊपर। अभी आईटी स्टॉक्स देख लिया आपने? मैं थोड़ा मिड सीपी निफ्टी के शेयर भी दिखा देता हूँ आपको। ये 200 से लेके 240 तक पुल बैक दे चुका है, अच्छा पुल बैक दिया है इसने, अच्छा पुल बैक दिया है।
इसका 10 15 20 रुपए पुल बैक और एक्सटेंड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है अशोक लेलैंड में। अपना 200 रुपये वही खरीदने वाला रेट था जब इसको कोई हाथ नहीं लगाता था। मैं खरीद नहीं पाया इसको, मेरा बड़ा मन था लेने का, पर मैं खरीद नहीं पाया। अब निकल गया हाथ से, अब नहीं मैं खरीदूंगा इसको अभी। अभी ये एयू बैंक देखो, इसने एक बार पुल बैक दिया लेकिन कुछ सेलिंग बन रही है, इसको वॉच करना पड़ेगा। पर ये बेचने वाले रेट तो नहीं है। और बिंदु फार्मा, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं कंफ्यूज्ड कैसे हूँ मैं अब बताता हूँ आपको। अगर ये स्टॉक इस भाव के नीचे ना गया, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। एक सेकंड, ये नहीं है नहीं, इस भाव के नीचे अगर तो 1180 के नीचे ना गया ये स्टॉक, फिर तो यहाँ से रिकवरी देगा कम से कम 250 300 पॉइंट की। लेकिन अगर ये इसके नीचे चला गया, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए लॉन्ग टर्म में। भारत फोर्ज मैंने 1800 पे बेचने के लिए पकड़ा था इस जगह पे, एग्जैक्ट मेरे को याद है, एग्जैक्ट। आपको याद होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं है, जून के अंदर इसने उसके बाद रेट ही नहीं दिखाए। ये निफ्टी यहाँ पे 22,000 की थी, 22,500। निफ्टी 22,500 से 26,000 होगी, और ये 1800 वाला शेयर 1300 रह गया। इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना स्टॉक को। बेशक वो बेचने की ट्रेड है, बेशक वो लेने की ट्रेड है, ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये यहाँ पे बेचो इसको। कोई सिग्नल नहीं था तब भी, जैसे आज आईटी में कोई सिग्नल नहीं है ना बेचने का, वैसे इसमें भी डिफेंस स्टॉक्स में कोई सिग्नल नहीं था बेचने का। कोफोर्ज देखो, इस स्टॉक पे मेरी नजर आई इसको शॉर्ट करने की, पर मैंने अभी किया नहीं है। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कुछ करना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है शॉर्ट करने का। क्योंकि मेरे को अभी निफ्टी 25 साढ़े 25 हजार 25,000 लगती है। क्योंकि स्टॉक्स अभी बाउंस आ सकता है। लेकिन मैं इस स्टॉक को, मेरी वॉच लिस्ट में है ये फॉर शॉर्टिंग, ये मैं खरीदूंगा तो नहीं इसको इस भाव के ऊपर। इसका चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट, मतलब इसको इतने भयंकर मोमेंटम में चल रहा है ये कि मैं इसको, ये बेचने वाले रेट भी नहीं है, खरीदने वाले रेट भी नहीं है। और मोमेंटम देखो कैसे शार्प प्राइस आई है, 4,000 से 9,000 दोबारा। मैं अभी इसके अंदर वेव्स के अंदर नहीं घुसूंगा ज्यादा, मैं वेव्स के अंदर घुसूंगा तो क्या होगा, अभी वो आप चीज को अप्रिशिएट नहीं करोगे। ये 7 साल का वीकली चार्ट है कोफोर्ज का। कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, ये स्टॉक तो बेच के चलने वाले स्टॉक हैं, ये लेने वाले रेट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर लेगा तो फंसेगा। आप देखो, मैं आपको ट्रेंड बोलता था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आपको याद है मैं ट्रेंड बोलता था आपको 8,000 के ऊपर 8200 पे बेचो। क्या भाव रह गया उसका, 8200 से 6200, 2 महीनों में। कितना प्रॉफिट हुआ, 200 शेयर का लॉट है, 4 लाख रुपए। हिम्मत करके एक ही लॉट बेचना था सिर्फ। एक लॉट कितने का, कितने में बिक जाता, 4 लाख रुपए में। हिम्मत चाहिए, पैसे डबल हो गए समझ लो 2 महीनों में। अभी आज बेचने वाला रेट नहीं है, ये खरीदने वाले रेट ही थे, 62 63 64 आज भी 68 6800 है। पुल बैक ट्रेड दे रहा है ये, पुल बैक दे रहा है, अभी ये तेज हो सकता है यहाँ से ट्रेंड। ये शेयर, अब कोफोर्ज का चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म चार्ट है। यार इसको कैसे खरीद लोगे आप, नई एंट्री कैसे ले लोगे, इसके अंदर कोई है इसमें एंट्री पॉइंट? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? कैसे ले लोगे आप इस स्टॉक को इतनी तेजी के अंदर, नहीं ले सकते। इसको आप बेचने के मौके ढूंढोगे, जब मौका मिलेगा तब बेचेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कब मौका मिलता है। कंटेनर कॉरपोरेशन, इस स्टॉक को आप नहीं बेच सकते, ये स्टॉक आपका लेने वाला स्टॉक है। कंटेनर कॉरपोरेशन बहुत अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल खरीदने वाला स्टॉक है ये। इस स्टॉक का चार्ट देखो जरा आप। ये 1200 वाला शेयर 800 रुपये रह गया यार। 35% डिस्काउंट मिल रहा है। 1200 पे हर आदमी खरीदता था, 800 रुपये कोई खरीदने को तैयार नहीं है, 750 रुपये रह गया था। खरीदो इसको। क्यों मीन्स अवॉइड है, छोड़ो। मेरी सेल कॉल में था, फेडरल बैंक चल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी छोड़ दो, HDFC AMC। भाई साहब ये 4200 वाला शेयर है, इसको बेच के चलना है स्टॉक को। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। मेरे को ये स्टॉक खरीदना नहीं है, वैल्यूएशन बहुत रिच है, 4250 है। मेरी ये 4600 पे शॉर्ट थी इसकी,
पर मैं इसको कर नहीं पाया, मैंने काट गया था जल्दी, मेरे पास बहुत कुछ स्टॉक्स बिकते थे ये 2 महीने पहले, 46-47 पे जो भी। और ये स्टॉक अगर 4500 मिलेगा मेरे को, 4600 मिलेगा, मैं इसको दोबारा बेचूंगा। मेरे को खरीदना नहीं है स्टॉक को, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिच है। और अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखो, हालांकि ये स्टॉक बहुत चला है, पर क्या ये स्टॉक यहाँ से, अगर ये 390 का स्तर तोड़ गया तो क्या ये दोबारा 450 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ल्यूपिन को छोड़ दो, स्ट्रक्चर वीक है हो चुका है इसका, अभी ये गिरेगा, ये इसमें तेजी वाला कोई लक्षण नहीं है। 2200-2300 इसका बेचने वाला रेट था यहाँ पे, जब किसी ने बेचा नहीं। हम तो शॉर्ट थे इसके अंदर, मैंने आपको क्लास में डिस्क्लोज किया भी था। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। पॉली कैब छोड़ दो इसको, इंडिया होटल। आइडिया देखो, आइडिया 18 रुपए पे सभी खरीद रहे थे, 6 रुपए पे किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्या ये स्टॉक बेचने वाला है? देखो मेरी बात समझो, क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है? आंसर इज नो। लेकिन क्या ये ट्रेडिंग स्टॉक है? आंसर इज यस। ये पिटा हुआ स्टॉक है, जीरो, 6 रुपये रह गया, 70 रुपये होता था आइडिया का शेयर, 60 रुपये 70 रुपये काफी साल पहले। लेकिन ट्रेडिंग के लिए खेला जा सकता है इसके अंदर। देखो 120 रुपये बिका हुआ है ये। लेकिन ये 6 रुपये क्यों है? मेरी बात सुनना जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है ये स्टॉक। इसकी बैलेंस शीट खोल के देखना, समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन क्या ये स्टॉक बीच बीच में लोगों को फंसाएगा? बिल्कुल फंसाएगा। 6 रुपये हुआ है, 6 से 9 रुपये हो जाएगा, लोगों को लगेगा फिर ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ले लो। 10 रुपये हो गया, 10 से फिर दोबारा गिर के 4 रुपये रह जाएगा, हो सकता है। सारा ही न्यूज ड्रिवन स्टॉक है। अच्छी खबर आएगी तो इसमें चाल डलेगी, बुरी खबर आएगी तो निकल जाए, इसमें ये गिर जाएगा। इस स्टॉक से दूर रहो। मैं क्या बात कर रहा हूं कि बाउंस दे सकता है बस। पर मैं इस स्टॉक में काम नहीं करता, मेरे को 6-7 रुपए वाले शेयर वैसे ही अच्छे नहीं लगते। चलो मिड सीपी निफ्टी के स्टॉक्स मैंने आपके डिस्कस किए, अब रिजल्ट क्या निकाला हमने इतनी डिस्कशन का? क्या रिजल्ट निकाला? मैं बाजार को कैसे समझता हूँ? मैं बाजार को कैसे समझता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे को खरीदने, देखो यार, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करके तो आप क्या है, दिहाड़ी कर सकते हो। किस दिन 200 पॉइंट कमा लिए, कभी 500 पॉइंट कमा लिए, कभी 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, आप नुकसान कर लिया। तो दिहाड़ी वाला काम है। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। वो तो दिहाड़ी वाला काम है। पैसा कहाँ बनता है? स्टॉक्स के अंदर, जहां पे 30% की 40% की चाल हाथ में लगती है। जो बेचने वाली चीज दिख रही है उसको बेच दो, और जो खरीदने वाली लग रही है उसको खरीद लो। स्टॉक्स में काम करो। बाजार को देख के, स्टॉक्स को देख के लग रहा है कि अभी पुल बैक ट्रेड और चल सकती है, 1 महीना 1.5 महीना, 13 जनवरी तक। उसके बाद मेरे को लगता है फिर बेचने का टाइम आ जाएगा। बाकी समय बताएगा। अभी फिलहाल बेचने को सिर्फ आईटी नजर आ रही है, और कुछ बेचने को नजर आ नहीं रहा। बाकी तो क्या,